नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। प्रदेश में चहुमुखी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनकी ही बदौलत प्रदेश नित नई उन्नति की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लेकिन प्रदेश के वनवासियों के भी समुचित विकास के लिए वनोपज को ही माध्यम बनाया गया, जिससे वनवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ऐसा ही लाभ उठा रहे हैं तेंदुपत्ता संग्राहक और वन समिति के सदस्य, जिनका महासम्मेलन भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया गया। प्रदेश में जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, तो वहीं वन एवं पर्यावरण नियमों के चलते वन क्षेत्र में रह रहे वनवासी विशुद्ध ताजी हवा के अलावा मोहताज हैं बिजली, पानी और जीवन आधारित जरूरी जरूरतों के लिए। जहां शासन प्रशासन चाहकर भी इन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पाता, ऐसे में वनोपज को ही इन वनवासियों के रोजगार का साधन बनाने का प्रयास किया गया और बहुतायत को ध्यान में रखते हुए वन संपदा का सही उपयोग करने के साथ ही वनवासियों के आर्थिक उत्थान का साधन बनाया गया। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों की देखरेख में वनोपज वनवासियों के लिए रोजगारोन्मुलक बनी हुई है। मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है तेंदुपत्ता, जिसे एक लघु वनोपज के रूप में भी पहचान दी गई है। ऐसे में इसका लाभ वनवासियों तक वास्तविक रूप में पहुंचाने के उद्देश्य से जनवरी 1984 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन किया गया। वनवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों में आज आशा के अनुरूप सफलता मिल रही है और इन्हीं प्रयासों की सफलता की तस्वीर दिखी भोपाल के जम्बूरी मैदान में, जहां तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य घोषणाएं भी की गई। भोपाल का जम्बूरी मैदान जो साक्षी बना उन पलों का, जब तेंदुपत्ता संग्राहकों का उत्साह उत्सव में परिवर्तित हो गया। यही वो क्षण थे जब वनवासियों को उनके मेहनताने के साथ न्याय मिला, साथ ही उनके परिश्रम को ज्यादा सरल करने के प्रयासों की शुरुआत भी की गई। तेंदुपत्ता संग्राहकों और वन समितियों के सदस्यों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया, जो कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया। यही वो आयोजन था जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े लोगों के हितों की समीक्षा खुद प्रदेश के मुखिया ने की। यही वो आयोजन भी था जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहण में आने वाली परेशानियों और तकलीफों को समझा गया। न सिर्फ समझा गया, बल्कि उनका सरलीकरण करने की भी कोशिश की गई। यही आयोजन वो भी था जिसमें न केवल संग्राहकों के, बल्कि उनके परिवार, उनके बच्चों के हितों के लिए भी बात की गई। हमारे वनोपज संघ के, हमारे संघ के पदाधिकारी, अधिकारी और सभी के द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। मजदूरों से चर्चा की गई। मजदूरों को होने वाली जो कठिनाई है, जो परेशानी है, उन सभी बिंदुओं पर विचार करके और यह सम्मेलन में उनको रख के निराकरण करने का हम लोगों की मंशा थी। और उक्त मंशा के अनुरूप सभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के तेंदुपत्ता के संग्राहकों को सम्मेलन में आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया और करीब करीब बहुत ज्यादा तादाद में 1 लाख के आसपास सभी संग्राहक एकत्र हुए। संग्राहकों को सीएम
माननीय शिवराज जी के द्वारा अपने संबोधन में वर्तमान में जो हमारे तेंदुपत्ता की दर 950 रुपये प्रति मानक बोरा है, उसको बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति मानक बोरा करने की घोषणा की गई, जिसका लाभ तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसी वर्ष में और इसी तेंदुपत्ता सीजन में मिलेगा। तो इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा और दर बढ़ जाने से वे लोग रुचि लगाकर कार्य करेंगे। तो हमारा जो संग्राहक क्षमता 75-80% पहुंचती थी, वो इस वर्ष पूरी 100% पहुंचने की संभावना है। साथ ही जो हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उनके जो बच्चे हैं, हम लोगों की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और उनके सहयोग के लिए छात्रवृत्ति के रूप में एकलव्य शिक्षा योजना वनोपज संघ के द्वारा संचालित किए जाने का निर्णय हुआ और उक्त निर्णय से हम लोग 12,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि प्रति वर्ष तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में देने का भी निर्णय हुआ है और वह राशि हम लोग प्रदान करने की हमारी जो योजना है, उसके लिए बजट भी आवंटित हुआ है। प्रदेश की प्रमुख खबरें अब सिर्फ एक टच दूर। डाउनलोड करें एनवी न्यूज ऐप और मोबाइल पर ही देखें लाइव बुलेटिन। अपने आसपास की खबरों से हर पल रहें अपडेट। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाएं, एनवी स्पेस न्यूज टाइप करें। इस ऐप को डाउनलोड करें और फिर देखें समाचार जब आप चाहें तब। जम्बूरी मैदान में आयोजित इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में मानो प्रदेश का पूरा वन क्षेत्र उमड़ आया, जिसमें उत्साह था, उमंग थी और थी अपने परिश्रम को उचित सम्मान मिलने की उम्मीद। जो गरीब जिस जमीन पे रह रहा है, कई दिनों से मकान बना के रह रहा है, चाहे वो जमीन सरकारी हो और चाहे वो जमीन निजी हो, पट्टा देकर उस जमीन का मालिक गरीब को बना दिया जाएगा। पट्टे के बाद मकान बनाने के लिए भी धनराशि आवंटित की जाएगी। या तो मकान बना के देंगे या मकान बनाने के पैसे देंगे। अरे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले का बेटा बेटी केवल तेंदुपत्ता क्यों तोड़े? मजदूरी करने वाले का बेटा बेटी केवल मजदूरी क्यों करे? वो पढ़ लिख के आगे क्यों न बढ़े? और इससे वनोपज संघ ने ये जो एकलव्य छात्रवृत्ति की योजना बनाई है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग, जैसा डॉक्टर भाई से बताए थे, अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग धनराशि देने का काम किया जाता है। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके बेटा बेटी, गरीबों के बेटा बेटी, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के बेटा बेटी अगर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे और अच्छे शिक्षण संस्थानों में जाएंगे, अभी हमारा फैसला है कि उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। 15,228 समितियां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ग्राम वन समिति है, रिजर्व फॉरेस्ट में वन सुरक्षा समिति है, नेशनल पार्क में इको समिति है और 32 लाख संग्राहक हैं जो तेंदुपत्ता समिति के माध्यम से तेंदुपत्ते का संग्रहण करते हैं। वनों में काम करने वाले मजदूरों को तेंदुपत्ता संग्राहक कहते हैं। इन सभी संग्राहकों को लाभांश मिलता है। भाइयों बहनों, लाभ का अंश किसको मिलता है? लाभ का अंश उसे मिलता है जो मालिक होता है। मई जून के माह में किया जाने वाला तेंदुपत्ता संग्रहण में संग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के प्रयास किए जाते हैं, जिसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। आइए जानते हैं संघ द्वारा और क्या कुछ खास किया जा रहा है। लगातार प्रशिक्षण का हमारी प्राथमिक वनोपज समितियों के माध्यम से, जिला यूनियन के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, हमारे संचालक मंडल के सदस्यगणों के माध्यम से लगातार हम ये मैसेज पहुंचाते हैं कि अगर वो अच्छा संग्रहण करेंगे तो एक तो जो समितियां हैं वो ज्यादा पैसे में बिकेंगी, दूसरी चीज ज्यादा पैसे में बिकने के बाद जो लाभांश आएगा, अब जो अधिक पैसे में बिकेंगी तो वो लाभांश भी उन्हीं को जाएगा। इस चीज की जानकारी लगातार हम उनको देने का प्रयास करते हैं। उसमें हम अपनी तरफ से भी प्रयास करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें हम शाक कर्तन का काम कराते हैं। शाक कर्तन एक तरीका होता है जिसमें जो तेंदुपत्ता, बड़े तेंदुपत्ते के पेड़ होते हैं उनको काट के छोटे कर दिए जाते हैं और उसमें नई कॉपल का पत्ता फिर नया जनरेट होता है, नया उगता है। तो वो जो नया पत्ता उगता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो हम अपनी तरफ से यहाँ से
लघु वनोपज संघ की तरफ से कराते हैं। किसी भी संस्था का सबसे प्रमुख आधार है जन समुदाय। प्रदेश में ये पहली संस्था है जिससे किसी न किसी रूप में सीधे तौर पर लगभग 32 लाख वनवासी संग्राहक जुड़े हैं। लघु वनोपज संघ में लघु वनोपजों के व्यापार के बाद जो भी लाभ होता है वह 100% इन्हीं 32 लाख संग्राहकों के कल्याण के लिए व्यय किया जाता है। लघु वनोपज के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ का 70% नकद बोनस के रूप में, 15% इसी जन समुदाय के ग्रामों की अधोसंरचना पर तथा 15% वन विकास पर व्यय किया जाता है ताकि वनों का दोहन होने के बाद भी वनों को विनाश से बचाया जा सके। प्रदेश की ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो सामान्यतः 100 करोड़ से 300 करोड़ का नकद बोनस 32 लाख लोगों में वितरित करती है। 32 लाख लोगों का जुड़ाव संस्था की व्यापकता का महत्वपूर्ण पैमाना है। संग्राहकों के लिए लघु वनोपज संघ की ओर से क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। इन योजनाओं के साथ साथ कहां कहां उनको लाभ मिल सकता है, यदि उनको जानकारी नहीं है तो कैसे इनकी बीमा की योजना है, एकलव्य शिक्षा योजना है, 9, 10, 11, 12, तो उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन करता है उसको, कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाता है या इंजीनियरिंग में जाता है तो उसमें अलग अलग राशि का प्रावधान है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। तो जो हमारी योजना है उनके बारे में बताया, फेडरेशन की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। इसके बाद जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, संयुक्त वन प्रबंधन, उसके बारे में, वन्य प्राणी से संबंधित, क्योंकि सब वन क्षेत्रों में है, आसपास वन्य प्राणी भी हैं, उनसे संबंधित कई बातें इनको बताई गई। तो वन विभाग के जो हमारे अलग अलग आयाम हैं उसके बारे में इनको जानकारी दी गई। लघु वनोपज संघ के जो काम है उनके बारे में जानकारी दी गई। और उसके अलावा फिर राज्य शासन की जो सोच है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों के साथ शेयर की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को सुना, इनके विचार सुने, इनकी समस्याएं सुनी और अब उनके बाद जो बातें आई हैं उसके संदर्भ में आगे कार्रवाई होगी। अभी हमने बात की उन वन संपदाओं और वनोपजों की जिसने नई दिशा दी जंगल के बाशिंदों को, उन्हें मिला रोजगार और आजीविका। प्रदेश की प्रमुख खबरें अब सिर्फ एक टच दूर। डाउनलोड करें एनवी न्यूज ऐप और मोबाइल पर ही देखें लाइव बुलेटिन। अपने आसपास की खबरों से हर पल रहें अपडेट। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाएं, एनवी स्पेस न्यूज टाइप करें। इस ऐप को डाउनलोड करें और फिर देखें समाचार जब आप चाहें तब। आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ की एक और अभिनव पहल, जिसने दादी के उन घरेलू नुस्खों को न सिर्फ अमली जामा पहनाया बल्कि साधारण से दिखने वाले पौधे और वनों से जीवनदायिनी दवा बना डाली। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अद्भुत है साधारण सा दिखने वाला तुलसी का पौधा। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरः, नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये, यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः, यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। हिंदुस्तान में तकरीबन हर घर की शुरुआत तुलसी की पूजा के साथ होती है।
हर घर की शुद्धता और पवित्रता के संरक्षक है तुलसी। ऐसे एक नहीं कई गुण हैं जिसने तुलसी को औषधियों की दुनिया में सर्वोपरि बना दिया है। घर घर में मौजूद इस तुलसी के छोटे से पत्ते में बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। तुलसी की इसी ताकत ने आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिलवाया है, तभी तो चरक संहिता में इसका उल्लेख है। तो देखा आपने इस छोटी सी तुलसी में कितने सारे गुण छुपा रखे हैं अपने भीतर, तभी तो हर घर में पूजी जाती है तुलसी। आयुर्वेद में वर्णित औषधियों में सर्वोपरि है तुलसी। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है, जिससे आपके घर में खाली पड़ी जमीन पर आप इसकी खेती भी कर सकते हैं और आय का एक जरिया भी बना सकते हैं। तुलसी अमूमन हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। भारतवर्ष में 4-5 प्रकार की तुलसी पाई जाती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन मुख्य रूप से हमारे घरों में राम तुलसी और श्याम तुलसी देखने को मिलती है। तुलसी का वनस्पतिक नाम ऑसिमम बेसिलिकम है। इसे संस्कृत में मंजरी की और असमी भाषा में तुलसी कहा जाता है। ये पौधा 1 से 2 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं सीधी और फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच तक लंबे, अंडाकार और सुगंधित होते हैं। इसकी शाखाओं में मंजरी लगती है। अपने औषधीय गुणों के चलते कई बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोग में ये लाई जाती है। छोटी छोटी हरी और काली पत्तियों के मेल से बना ये पौधा किसी भी स्थान पर और किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। इसी विशेषता के चलते तुलसी की औषधि बनाना काफी आसान हो जाता है। तुलसी के एक पौधे को पूरा परिपक्व होने में 70 से 80 दिन का ही समय लगता है। जब तुलसी की बल्लरी यानी कि मंजरी का रंग हरे से सुनहरे रंग की ओर जाने लगे, तब तुलसी के पौधे के औषधीय उपयोग का सही समय माना जाता है। लेकिन तुलसी के पौधे को काटने का तरीका भी कुछ अलग है। इसे काटते समय यह एहतियात बरतनी जरूरी है कि हंसिए की धार तेज हो। साथ ही एक शर्त समय की भी है। तुलसी को किसी भी समय नहीं काटा जा सकता। संध्या काल यानी कि सूरज ढलने से कुछ पहले का समय सर्वाधिक अनुकूल है। तुलसी का सर्वाधिक उपयोग औषधि के रूप में ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। यहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना शुभ मानते हैं। सर्दी खांसी जैसी बीमारियों के घरेलू इलाज में सबसे पहला नाम तुलसी की पत्तियों का ही लिया जाता है और इसकी पत्तियों का काढ़ा या चाय बनाकर उपयोग करते हैं। साथ ही त्वचा रोग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गांव में लोग इसकी पत्तियों को खलबत्ते में अच्छी तरह कूटकर इसका रस निकाल लेते हैं या फिर इसकी पत्तियों को सुखाकर घर में औषधि के रूप में रखते हैं। प्रदेश की प्रमुख खबरें अब सिर्फ एक टच दूर। डाउनलोड करें एनवी न्यूज ऐप और मोबाइल पर ही देखें लाइव बुलेटिन। अपने आसपास की खबरों से हर पल रहें अपडेट। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाएं, एनवी स्पेस न्यूज टाइप करें। इस ऐप को डाउनलोड करें और फिर देखें समाचार जब आप चाहें तब। तुलसी के जड़ सहित पौधे यानी कि पंचांग को विंध्य हर्बल्स के बरखेड़ा पठानी स्थित प्रोसेसिंग एंड रिसर्च लैब में लाया जाता है। यहाँ पूरे एहतियात से इन पौधों को सुखाया जाता है। इसके भंडारण से पहले इसे लगभग 6 से 8 घंटों के लिए सुखाया जाता है। सुखाने के लिए इन्हें सीधी धूप में नहीं रखा जाता।
तुलसी की महक और रंग बरकरार रखने के लिए इन्हें छायादार स्थल पर ही सुखाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है तुलसी के पौधे का औषधि में परिवर्तित होने का सिलसिला। तुलसी के पत्तों में 0.7% उड़नशील तेल पाया जाता है, इसीलिए तुलसी को अर्क, पाउडर और तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। जल वाष्प आसवन विधि से तुलसी से तेल निकाला जाता है। इसकी बल्लरी से 0.4% और पंचांग से 0.25% तक तेल निकाला जा सकता है। तुलसी का तेल पेट से जुड़े कई विकारों को दूर करता है। तुलसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी महक से मच्छर भाग जाते हैं। हमारे अपने आयुर्वेदिक आउटलेट्स है जिसका नाम रखा गया है कि संजीवनी आयुर्वेद केंद्र। तो जैसे भोपाल में भी आप देखेंगे कि वो प्रकाश तरण पुष्कर के सामने संजीवनी आयुर्वेद केंद्र है। तो उस केंद्र की परिकल्पना ऐसी की गई है कि सिर्फ ये दवाइयां खरीदने की दुकान न होकर एक पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइडर है, कि वहां पर हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको जो लोग जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे परामर्श लेने के बाद वहां पर दवाइयां भी ले सकते हैं, क्योंकि दवाइयों का काउंटर तो है ही है। और जिन लोगों को आयुर्वेद के जो पंचकर्मा वगैरह की चिकित्सा लगती है तो उसकी भी फैसिलिटीज उसी केंद्र पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो भोपाल में भी है, इंदौर में है, उज्जैन में है, जबलपुर में है, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में। और उसके बाद कुछ सेकेंड ईयर के भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उसमें भी हमने संजीवनी आयुर्वेद केंद्रों को खोला है। लेकिन अभी पूरे जिलों में उसका प्रचार प्रसार होने का है, तो हमारा लक्ष्य वो भी है कि सभी जिलों में हमारी उपस्थिति बनी रहे, ताकि लोगों को मालूम रहे कि फलाना जगह पर हमारा अच्छी गुणवत्ता की दवाई बनाने वाला मध्य प्रदेश का अपना केंद्र है। तुलसी से बनी फायदेमंद औषधियाँ विंध्य हर्बल्स के सारे आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं, जिन्हें रियायती दरों पर इन आउटलेट से खरीदा जा सकता है। क्योंकि इनके उत्पादों में कोई मिलावट नहीं होती, लिहाजा संजीवनी जैसे केंद्रों से इन्हें खरीदना शुद्धता की 100% गारंटी है। विंध्य हर्बल की प्रोडक्ट है तुलसी चाय, जो हमारे घर पे सभी सदस्य इस्तेमाल करते हैं। ये 100% शुद्ध है। खास तौर पर ठंड के दिन छोटे से बड़े सभी बच्चे ये इस्तेमाल करते हैं। इसको पीने से शरीर में बहुत अच्छा लगता है। जैसे दूसरे सिरप पीते तो उससे नशा टाइप आता है, इसमें नहीं आता है। इस सिरप को बच्चों से लेके बूढ़े तक पी सकते हैं। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ ने तुलसी के पौधे को समझा और भोपाल स्थित विंध्य हर्बल ने आधुनिक तरीके से औषधियां बनाई और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। इस तरह घर घर में तुलसी का ये छोटा सा पौधा गुणों की खान है और आप इसका उपयोग कर कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।